Welcome to the channel of Dream University. My name is Dharmanshu Dhakar. Today, we will try to understand the concept of political philosophy. Uh, Before starting with our class, let me give you information about our new batch. Let me share my screen. Okay. So let me tell you about the selections. We started teaching for political science CUET PG from 2022. So Pratibha is the one who is currently enrolled in JNU pursuing her post-graduation political science in Center for Political Studies. Then we have Himanshi, who was also selected in JNU political science. Then we have Ajmat, right? Ajmat has cracked entrances in various institutions, and then he decided to study in Delhi University. So we have another selection in DU, that is Srijita, right? And then uh, we have Anushka, who is in Jamia. Ajmat then again cracked a master's in international relations in Jamia. We Himanshi, who was earlier got selected into JNU, also cracked international relations. Right, there are two departments, three departments basically: Center for Political Studies, International Relations, and then Area Study. They all fall in political science. Pratibha got also selected in Jamia, and we have Anshul, who got selected in Jamia, and Ahana is in uh, SU. So we have so many selections, right? Ajmat was our star in the last batch. She got He got AIA 1 in AMU, AIA 6 in Jamia, AIA 10 in DU, एंड इनका अजमत का एंड प्रतिभा जो अभी जेएनयू में, इन दोनों का ही वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। इन दोनों ने ही स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पर उनको देख सकते हैं। एंड हमारा जो बैच का इंफॉर्मेशन है, जो 2023 का बैच है, वो 10th मार्च से स्टार्ट हो गया है। कुछ ये डेमो वीडियोस आपको ऐप पे भी मिलेगा, और हम कुछ यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके का कुछ क्लासेस रहने वाला है। और लास्ट ईयर प्राची और सोमदत्त पढ़ाए थे, इस बार प्राची नहीं पढ़ा रही है, सोमदत्त जो है हमारे साथ रहेंगे। वो अभी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ज्वाइन करे हैं, और अभी वो पीएचडी कर रहे हैं। मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ, मैं खुद जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। और हाँ, कुछ की फीचर्स हैं बैच के, वो मैं बता देता आपको। फर्स्ट इज रेगुलर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस ऑन अवर एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन पे रेगुलर क्लासेस होंगे। वहाँ यू कैन एक्सेस द रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम होने तक, राइट? अगर एग्जाम आगे बढ़ता भी है, देन स्टिल यू विल हैव दोज रिकॉर्डिंग्स, तो आप कभी भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। वी विल हैव डाउट क्लासेस, अगर कोई डाउट आता है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, या कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई स्ट्रेटेजी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो सब उसके लिए एक डाउट क्लासेस रखी जाएंगी। एंड वी हैव 15 कंप्लीट मॉक टेस्ट भी होंगे। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। आपको अलग से कुछ मॉक टेस्ट के लिए इधर उधर हाथ मारने का या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वी विल गिव यू प्रॉपर नोट्स, आपको नोट्स मिलेंगे। सोमदत्त लार्जली उन नोट्स को बना रहे होंगे। सोमदत्त खुद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी वहां से। आपको पर्सनल गाइडेंस होगा। अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि हमें कुछ अलग तरीके से स्ट्रेटेजी बनाना है, सबका एक इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होता है, तो वो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आपके कौन से डोमेन में आप बहुत मजबूत हैं, किसमें नहीं है, फिर उसके लिए क्या करा जा सकता है। स्ट्रेटेजी वीडियोस होंगे बहुत सारे, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से टॉपर्स हैं, या फिर जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो किस तरीके से सोचे थे। देन वी विल गिव यू पीडीएफ्स ऑफ इम्पोर्टेंट बुक्स। जितना भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आप इस एंट्रेंस के दौरान, एंट्रेंस के लिए पढ़नी चाहिए, वो सब आपको बुक्स अवेलेबल मिलेंगी।
75 ड्यूरेशन रखेंगे हम डेज़ का बैच का, तो अगर ये एक्सटेंड भी होता है, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा 1 महीने लेट होता है, तो पर आपके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी, ठीक है? एंड व्हाट्सएप डाउट ग्रुप विल बी क्रिएटेड। एक डाउट ग्रुप भी होगा व्हाट्सएप का, तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं। उसमें अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। सो वी हैव फैकल्टी, राइट? एक तो मैं खुद हूँ धर्मांशु, ये मेरा कुछ क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख सकते हैं। मैं डीयू में पढ़ा, फिर जेएनयू पढ़ा, फिर पीएचडी अभी कर रहा हूँ मैं। एंड सोमदत्त हैं, वो मेरे साथ मास्टर्स में थे ही, पीएचडी अभी वो खुद कर रहे हैं, अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राइट? तो ये कुछ बैच का इन्फॉर्मेशन दे दिया है आपको मैंने। एक पोर्टल भी रहेगा टेस्ट सीरीज़ का, राइट? हमने कोशिश ये करा है कि कई लोगों का ऐसा होता है कि उनका बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फिर उनका एकेडमिक ठीक होता है, पर वो कई बार थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, तो उनको एक क्योंकि उनको कई लोग पहली बार भी मतलब कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। अच्छा-सा एक पोर्टल है जो ऑलमोस्ट कुछ इसी तरीके का होगा जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ। तो वो हमने बनाया है, उसका आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आप जो है बहुत अ, मंझे हुए एक तरीके से कैंडिडेट हो जाएँगे जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा। तो ये फिर इसके बाद आपको स्पेशल गिफ्ट एंड अनाउंसमेंट है। फर्स्ट रिकॉर्डेड कोर्स एंड नोट्स। आपको सारे कोर्स जो हैं लास्ट ईयर जो पढ़ाया गया उस सबके आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएँगे, नोट्स मिल जाएँगे, तो वो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। पार्ट ए के आपको जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएँगे। अगर आप देखेंगे पीजी पॉलिटिकल साइंस का सीयूईटी का एंट्रेंस, तो आपको ये पता चलेगा कि पार्ट ए में 25 क्वेश्चन्स पूछे गए थे लास्ट टाइम, जो कि एक तरीके से इंग्लिश, लॉजिकल रीज़निंग, जीके उस सब पे बेस्ड होता है, तो उसके लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएँगे। मैं और समदत्त आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएँगे। पार्ट ए का जो मसला है वो आपको ये ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो आपको वो भी आपका हल करा देगा। तो आपको पार्ट ए का भी टेंशन नहीं लेना, उसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएँगे, ओके? फिर फीस जो है वही 3999 रखा गया है और फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे तो उनको कुछ इस तरीके का प्राइस पे करना होगा और कैसे एनरोल करेंगे तो आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिससे आप टेलीग्राम के ग्रुप पे जॉइन कर सकते हैं। आप इस बैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो लेना सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप इनको क्वेरी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो नंबर है 7906647760। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आप टेलीग्राम चैनल है, वो भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसमें आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये तो कुछ हो गया एक इन्फॉर्मेशन की बैच कब से स्टार्ट होना है और आपको किस-किस तरीके से आपको एनरोल करना है। अब हम सीधे चलते हैं, आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, वो है इक्वालिटी। तो मैं कुछ स्लाइड्स बनाया हूँ, तो वो स्लाइड्स के आपको शेयर करता हूँ मैं वो कुछ स्लाइड्स, तो लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग। ओके, एक सेकंड, ठीक, मैं अपने आप को साइड में कर देता हूँ और ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे इक्वालिटी। इक्वालिटी ये हेडिंग डली है रेड में, जो उसके बाद आप देखेंगे तो उसके नीचे एक फ़ोटो है, सॉर्ट ऑफ पोर्ट्रेट है बेसिकली। तो उसमें आपको फर्स्ट पे अंबेडकर दिख रहे होंगे और उसके बाद पेरियार हैं, बहुत फेमस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनर पॉलिटिकल थॉट में इनका कुछ थॉट हम पढ़ेंगे, क्या इम्पोर्टेंट बुक्स और कुछ उनके इम्पोर्टेंट आइडियाज़, और थर्ड है मार्क्स। ये 3 लोग इक्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, राइट? मेरा एक सीनियर था, उन्होंने अपना एमफिल जो है वो इनको डेडिकेट करा था। अम्बेडकर को वो डॉक्टर ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये इनइक्वालिटी को ट्रीट करने वाले डॉक्टर हैं जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो अम्बेडकर और पेरियार इंडिया में बहुत फेमस हैं। ग्लोबली हम बात करें तो मार्क्स जो हैं वो बहुत बड़े
थिंक कर रहे हैं, राइट? जो कि लिबर्टी और इक्वलिटी के लिए जाना जाता है। अपना कैपिटलिज्म की जो समझ है उसको, इस सिस्टम को समझ बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा मैं पोर्ट्रेट डाल देता हूँ जिससे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, आपको नाम कुछ दिमाग में रहे और फिर हम पढ़ना चालू। सो लेट मी स्टार्ट विद लिटिल जूमिंग इट, फिर उसके बाद हम चल रहे। ओके, सो इंट्रोडक्शन है। People are different and unequal in many respects. Their physical, genetic, and mental endowments are also dissimilar. There is something in our common collective experience that forms the core of our egalitarian views. Therefore, we all have equal worth. तो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो सबसे ज्यादा इमोशंस अगर किसी चीज को लेके आते हैं तो वो है इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट, राइट? जितना भी स्ट्रगल्स हुआ है उसमें इक्वलिटी ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग जो हैं वो डिफरेंट होता है। जैसे वो बहुत आपने सुना होता है कि हर इंडिविजुअल अलग है, और पीपल जो है डिफरेंट है, अनइक्वल है मैनी रेस्पेक्ट्स में, बट कुछ रेस्पेक्ट में वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वी शेयर ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज इन दोज रेस्पेक्ट्स, राइट? तो हम अपने फिजिकल, जेनेटिक, मेंटल एंडाउमेंट्स में डिसिमिलर हो सकते हैं, पर समथिंग कॉमन है हमारे कलेक्टिव एक्सपीरियंस में, राइट? द एबिलिटी टू फील पेन, शेयर, केयर, लव एंड ऑल दीज थिंग्स। वी आर ऑल ह्यूमंस, वी शेयर ऑल दीज थिंग्स। सो देयरफॉर, क्योंकि हमारे बीच में कुछ कॉमन है, देयरफॉर वी ऑल हैव इक्वल वर्थ, राइट? तो कुछ भी डिसिमिलैरिटीज हैं, अनइक्वल हैं, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम लोग सब लोगों का इक्वल वर्थ ना हो, ठीक है? और अ, ये आपको दिमाग में रखना है। सेकंड थिंग इज ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट ऑलवेज मीन ट्रीटिंग देम इन एन आइडेंटिकल वे, राइट? तो हमेशा इक्वल रिस्पेक्ट लोगों को देने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सबको एक आइडेंटिटिकल वे में ट्रीट करें, राइट? हमें हमेशा नहीं करना है। कई बार हम उस आइडेंटिकल वे से हट के होते हैं, पर अगर हम कुछ वो डेविएशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ सॉलिड मोरल रीजंस होनी चाहिए, राइट? कुछ टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज होती हैं वो बिल्कुल अनजस्ट होती हैं और वो बिल्कुल ऑलमोस्ट अनबियरेबल होती है। जैसे राइट कि बेसिक एक्सेस जो है उसमें इनइक्वालिटीज नहीं चलेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, आजकल इंटरनेट और अ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद सोच सकते हैं। तो वो सब चीज़ों में इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ इंट्रोडक्शन। अभी घबराना नहीं है, आगे जाएँगे तो ये सारी चीज़ें दिस विल अनफोल्ड इन अ वेरी स्मूथ मैनर, राइट? तो कुछ क्वेश्चन्स है, राइट? पहले पहले किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, वो सब थोड़ा ध्यान दे लीजिए। एंड we will make sure कि most of the questions which are now put down below will be answered when we unpack this class, right? सॉरी, अनवाइंड दिस क्लास, राइट? तो जैसे जैसे हम अनपैक करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? फर्स्ट है क्वेश्चन है, आर अनइक्वल वेल्थ अपॉर्चुनिटीज अ परमानेंट एंड इनएविटेबल फीचर ऑफ सोशल लाइफ which reflects the differences of talents and ability of human beings as well as different contribution towards social progress and prosperity. और are these inequalities a consequence of social position and rules? जो अनइक्वल वेल्थ है, अपॉर्चुनिटीज है, वो परमानेंट है, इनएविटेबल फीचर है क्या? और क्या वो रिफ्लेक्ट करते हैं हम डिफरेंस, हमारे जो टैलेंट डिफरेंट हैं, एबिलिटी हमारी डिफरेंट है, या फिर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सोशल प्रोग्रेस में, प्रोस्पेरिटी में अलग अलग है, राइट? और आर दीज इनइक्वालिटीज, जो इनइक्वालिटीज हैं, जो वेल्थ अपॉर्चुनिटीज, मतलब वो एक कॉन्सिक्वेंस है कि हमारा क्या सोशल पोजीशन है, किस टाइप की सोसाइटी ने रूल्स फॉर्मुलेट करे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही सही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इक्वालिटी इंप्लाई, राइट? इक्वालिटी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट? इतना सिंपल होता तो हम इसको नहीं भी पढ़ रहे होते, राइट? इक्वालिटी इज नॉट अबाउट ट्रीटिंग पीपल इन आइडेंटिकल मैनर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, आर वी ट्राइंग टू अचीव थ्रू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी? व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव, राइट? क्या अचीव करना चाह रहे हैं ये इक्वालिटी के आइडियल से हम, ठीक है? सेकंड है, आर वी ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल डिफरेंसेस ऑफ इनकम एंड स्टेटस, राइट? क्या सारे ही डिफरेंसेस हैं जो इनकम और स्टेटस के, वो हम एलिमिनेट करना चाहते हैं,
वो एक क्वेश्चन था। कई बार लोग बोलते हैं ना कि सारा सबको बराबर इनकम होना चाहिए, सबका स्टेटस बराबर होना चाहिए। तो क्या हम वो हमारा गोल है जब हम इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं? तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी आर वी परस्यूइंग, राइट? इक्वालिटी इन विच डोमेन्स, राइट? विच डिमेंशन, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, किस बात को हम परस्यू करना चाह रहे हैं और किस लिए, फॉर हुम, मतलब किस में, मेल फीमेल में, डिफरेंट कास्ट सेगमेंट में, डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट जेंडर में, या फिर मतलब किसी भी तरीके से, राइट? तो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड अ सोसाइटी डिसाइड which differences of treatment or reward are acceptable and which are not, right? डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट और रिवार्ड हो सकते हैं, पर कौन से जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे, और वो अगर होंगे तो कैसे सोसाइटी उस चीज पे अग्री करेगी, कंसेंसस बनेगा कि हाँ भाई इस सर्कमस्टांसेस में इन लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करा जा सकता है और उनके रिवॉर्ड्स भी जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब हम सेकंड स्लाइड खोलते हैं। ये जो लाइन है, अगर आप ये पैरा समझ जाते हैं तो काफी हद तक आपका इक्वालिटी को, कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आसानी होगा। तो हम इसको थोड़ा एक आराम से और इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इन अ वेरी जनरल सेंस, इक्वालिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स और ग्रुप्स रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ their lives। तो इक्वालिटी एक कॉन्सेप्ट है जो हम रिलेशन में ही समझ सकते हैं, राइट? ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं समझ सकते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि दो लोग या दो से ज्यादा लोगों की या फिर ग्रुप्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। उस सम एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ है, कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसमें उनका एक रिलेशनशिप है, राइट? सेकंड इज द आइडिया ऑफ इक्वलिटी इज नॉट हाउ अ सिंपल वन, हेंस इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू स्पीक विद एक्यूरेसी व्हाट द रिलेशनशिप ought टू बी एंड रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट। इतना इजी नहीं है कि हम अब आइडिया ऑफ इक्वलिटी के बारे में जब बात करते हैं हम इतना एक्यूरेसी से कि वो रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए और वो किस रेस्पेक्ट में वो रिलेशनशिप होगी। There is no one way in which we may define a relationship between two or more persons, uh, determine the goals of the relationship and give primacy to one aspect of it over another by attaching preeminent value to the same, right? तो कोई एक तरीका नहीं है जिससे हम रिलेशनशिप बता सकें बिटवीन दो और दो से ज्यादा लोगों के लिए उस रिलेशनशिप के गोल्स क्या होंगे, उसमें हम किस एक तरीके को प्राइमेसी देंगे कि ये जो है वो ही सबसे बेस्ट है। और हम वो इसलिए देते हैं क्योंकि हम उसमें एक सबसे ज्यादा जो प्री एमिनेंट वैल्यू हम उससे ही अटैच कर रहे हैं, राइट? तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। सो मल्टीपल तरीके हैं। इन अदर वर्ड्स द सजेशन इज हियर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी कैन yield various conceptions depending on how we unpack the building blocks। तो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे कॉन्सेप्शन yield करता है। अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्शन में अंतर बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट इज, अगर हम लूजली इसको समझे कि कॉन्सेप्ट एक यूनिवर्सल होता है जिसका एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग होता है, और कॉन्सेप्शन से वो डिफरेंट तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है या फिर डिफरेंट तरीके से हम उसको परसीव कर रहे हैं। कॉन्सेप्शन बेसिकली प्लूरल होता है, ठीक है? सो डिपेंडिंग ऑन हाउ वी अनपैक द बिल्डिंग ब्लॉक, जो ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं इक्वलिटी को समझने के लिए, उसको हम कैसे अनपैक करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे इक्वालिटी को समझ रहे हैं और क्या एक अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप होगी उनके बीच, राइट? वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रिलेशनशिप। जैसे ही मैं बताया था कि इक्वालिटी एक कॉन्सेप्ट है जो रिलेटिव तरीके से समझा सकता है। इट मीन्स इन रिलेशनल सेंस में उसको समझा सकता है। उसमें पर्सन्स होंगे, वो रिलेशनशिप दो पर्सन ग्रुप्स या उनके बीच में होगा, और रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। क्या क्या जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो मतलब किस एस्पेक्ट में आप ये रिलेशनशिप को देख रहे हैं वो सब होगा। तो उस तरीके से हम इसको समझेंगे, राइट? तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, राइट? जो हम थोड़ा उसको देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। वो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी implies that all people as human beings are entitled to the same rights and opportunities to develop their skills, talents and to pursue their goals and ambitions। तो हमारी जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, गोल्स हैं, एम्बिशंस, उनको परस्यू करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए सारे ह्यूमन बींग्स पे सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होते हैं। दिस इज व्हाट लूजली इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको समझ, राइट? विच second is the commitment to the ideal of equality does not imply elimination of all forms of difference। एक ऊपर क्वेश्चन भी था कि does
when we try to apply the concept of equality, does this mean elimination of all forms of differences? इसमें clearly लिखा है कि ऐसा नहीं. It merely suggests that the treatment we receive, जो हम ट्रीटमेंट हमें मिलता है सोसाइटी के द्वारा, स्टेट के द्वारा, या इस फैमिली के द्वारा, फैमिली इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ओनली, राइट? सोसाइटी स्टेट के द्वारा जो हमें ट्रीटमेंट मिलता है, हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो एंजॉय करते हैं हम, वो बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस डिटरमाइन नहीं होना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट कमिटमेंट टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि इट डज नॉट मीन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंस. इट जस्ट मीन कि जो ट्रीटमेंट हम रिसीव करें या फिर हम अपॉर्चुनिटी एंजॉय करें, वो प्री डिटरमाइन नहीं होनी चाहिए, पहले से निर्धारित नहीं होनी चाहिए आपके बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस. बेसिकली देयर आर थ्री डिमेंशंस ऑफ इक्वालिटी. पॉलिटिकल स्लैश लीगल इक्वालिटी. इसमें पॉलिटिकल स्लैश लीगल वर्ड इसलिए करें कि पॉलिटिकल को ये एक सिटीजनशिप राइट्स जो होते हैं, वो सिटीजनशिप राइट्स वो बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के थ्रू ही मिलते हैं, इसीलिए हमने इसको इंटरचेंजेबली यूज करा है, पॉलिटिकल स्लैश लीगल इक्वालिटी. सेकंड इज सोशल इक्वालिटी and third is economic inequality. These words are very unknown to almost anyone who's familiar with basic concepts of political science. तो इसको हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बस थ्री dimensions of equality आप इतना याद रखिए. Inequality in people's access to basic goods are unjust, right? जो इनइक्वालिटीज है, जो बेसिक गुड्स के एक्सेस में अगर आती है तो बहुत दिक्कत है, राइट? सबको अच्छा एजुकेशन, न्यूट्रिशियस फूड, इसके ऊपर से रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट, डिग्निफाइड लाइफ में, ये सब जो है वो उसमें इनइक्वालिटीज नहीं होना चाहिए, वो बहुत अनजस्ट माना जाता है. उस पर सब लगभग सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं इक्वालिटी को, इक्वालिटी पे कमेंट्री करने वाले, वो सब लोग उस पर अग्री करते हैं, राइट? इन इंडिया द इशू इज नॉट जस्ट लैक ऑफ फैसिलिटीज बट कस्टम्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, राइट? इंडिया में सिर्फ ये इशू नहीं है कि हम सबको बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, बट कुछ कस्टम्स ऐसे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में जो हिंडर करते हैं कि आपको फैसिलिटीज तो हैं अवेलेबल, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, पर वो आप रियलाइज नहीं कर पाते. तो ये इंडिया का एक स्पेसिफिक इशू है. एंड देन we are going to discuss how this concept of equality evolved, right? So मैंने heading the evolution of the concept of equality. The idea of equality has evoked some of the strongest human passions, जो मैं पहले ही बोल चुका था कि, and the content of the concept has undergone momentous transformation across centuries, shaping and being shaped by the millions of people. जो कंटेंट है इस कॉन्सेप्ट का इक्वालिटी का, वो बहुत ज्यादा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है अक्रॉस द सेंचुरीज. वो शेप हुआ है मिलियंस ऑफ पीपल से, और मिलियंस ऑफ पीपल भी उससे शेप हुए, राइट? तो जैसे हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, तो एरिस्टोटल जिस तरीके से इक्वालिटी को समझ रहे थे, और अब जिस तरीके से इक्वालिटी को समझ रहा है, उसमें बहुत कुछ चेंज आया है, राइट? तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा. दिस इज हाउ कॉन्सेप्ट इवॉल्व, राइट? Most exercises of recovering the history of normative concepts in political theory aim at a progressive revival, noting in the process how ideas widen and deepen scope. Right? जितना भी एक्सरसाइज होता है, हम जब हिस्ट्री ट्रेस कर रहे होते हैं, जिस टाइप के नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल थिंकिंग, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? तो जो मतलब बेसिक इनको जिस तरीके से हम समझते हैं, वो एक प्रोग्रेसिव रिवाइवल की बात कर रहे होते हैं कि इसका ट्रेस करें कि ये आइडिया कैसे प्रोग्रेस करा है, उसको कैसे रिवाइव करा जा सकता है, क्या हम हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं. नोटिंग इन द प्रोसेस, ये जो आइडियाज हैं वो वाइडन होते हैं, कि जिस तरीके से इक्वलिटी को एक रियल में समझा जाता है, उससे उसके रियल्स बढ़ते जाते हैं, और वो कैसे डीपन होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैसे होती है. तो दिस इज व्हाई वी ट्राई टू ट्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी. दिस इज majorly one of the major purposes of doing such an exercise, right? तो एलेक्स डी टॉकवेल करके, सॉरी, एलेक्स डी टॉकवेल करके एक थिंकर हैं, जो एक किताब लिखते हैं, डेमोक्रेसी इन अमेरिका. 1969 में एक किताब लिखी होती है, ये आपको पता होना चाहिए. ईयर याद ना हो तो एटलीस्ट याद रखिए कि एलेक्स डी टॉकवेल डेमोक्रेसी इन अमेरिका नाम पे एक किताब लिखते हैं. उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं. ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं स्टेटमेंट को लिखा हूं कि द ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऑफ इक्वालिटी समथिंग फेटेड. अगर आप इतना समझ लेते हैं तो इस बुक का मेन आर्गुमेंट यही है कि जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस है ऑफ सोशल इक्वालिटी इज द राइट वर्ड. आगे जाके आप देखेंगे तो सोशल इक्वालिटी वर्ड यूज कर सकते हैं. ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऑफ इक्वालिटी समथिंग फेटेड, मतलब जो
ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगा ही होगा इक्वालिटी का, ये फेट है, ये डिसाइडेड है, राइट? दिस इज द डेस्टिनी ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी विल इवॉल्व, राइट? तो इसमें याद रखने वाला बात है कि एलेक्स सी टॉकेवेल करके राइटर हैं, जो अमेरिकन राइटर हैं, डेमोक्रेसी इन अमेरिका में डेमोक्रेसी को पढ़ रहे होते हैं, राइट? हाउ थिंकर्स डिफाइन, राइट? तो थिंकर्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं इक्वालिटी के बारे में, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। काफी थिंकर्स जो हैं वो हम दोबारा डिस्कस करेंगे, अरिस्टोटल हम पढ़ेंगे, हॉब्स हम पढ़ेंगे, लॉक हम पढ़ेंगे, रूसो हम पढ़ेंगे, पर मैं एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, क्योंकि आपको इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप जब आप नोट्स टेकेंगे तो एक बार में आपको ये सब याद रहे, ठीक है? फर्स्ट थिंकर है एरिस्टोटल। सेकंड, हाँ, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी, देखिए कॉन्सेप्शन वर्ड यूज करा जा रहा है कि एरिस्टोटल किस तरीके से इक्वालिटी को समझते हैं। इट इज ये एविडेंट, इट इज एविडेंट वाज लिमिटेड टू द क्लास ऑफ सिटीजंस। एरिस्टोटल जो है वो इक्वालिटी है वो सिर्फ सिटीजंस को देते हैं, ठीक है? वो सिटीजंस में वुमेन, स्लेव्स और फॉरेनर्स तीन लोगों को एक्सक्लूड करते हैं। ये बाद में भी पढ़ेंगे, पर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजंस जो है ले इन एक्नॉलेजिंग द वर्च्यू ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न। जो पॉलिटिकल वैल्यू है इक्वालिटी की, पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स जो है वो लाई करती है बेसिकली कि एक वर्च्यू है कि आप रूल करें, आप रूलर बने एंड आप किसी और से रूल, राइट? दिस इज विद द बेसिक फिलोसफी ऑफ एरिस्टोटल ऑन पॉलिटिक्स, राइट? कि आप रूल करें और फिर आप किसी से रूल हो, ठीक है? एरिस्टोटल ड्रॉ द स्ट्रेट फॉरवर्ड कोरिलेशन ड्रॉ करते हैं एरिस्टोटल जस्टिस और इक्वालिटी में, जब वो ये कहते हैं कि जस्टिस इज हेल्ड टू बी इक्वालिटी एंड इट इज बट फॉर इक्वल एंड नॉट फॉर ऑल। जस्टिस तभी जो है वो इक्वालिटी माना जाएगा जब वो सिर्फ इक्वल्स के लिए, एंड इनइक्वालिटी इज हेल्ड टू बी जस्ट एंड इज इंडीड बट फॉर अनइक्वल्स एंड नॉट फॉर ऑल। बेसिक बेसिक वो बात बोल रहे हैं, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड ओनली लाइक पीपल शुड बी ट्रीटेड अलाइक, राइट? एक तरीके से उनको ट्रीट, अनइक्वल्स लोगों को अनइक्वल ट्रीट ही करा जाएगा, राइट? तो वो बेसिकली इसमें आपको ये पता चलेगा कि वो नेचुरल इनइक्वालिटीज को डिफेंड कर रहे हैं, राइट? दिस इज व्हाई ही डिफेंडेड स्लेवरी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एरिस्टोटल जो है वो नेचुरल इनइक्वालिटीज को दो ह्यूमन बींग्स के बीच में है, तो वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। दिस इज व्हाई he did not give the right of citizenship to all the people, right? वो women, slaves और foreigners को exclude करते हैं। Whereas हॉब्स जो थिंकर है, हॉब्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लॉक को भी पढ़ेंगे, तो वो एरिस्टोटल को भी पढ़ेंगे, तो इसीलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से वो इक्वलिटी को समझ रहे हैं। हॉब्स जो है ही डिपेंड्स द व्यू ऑफ द नेचुरल इक्वलिटी बिटवीन ऑल ह्यूमंस इन द स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स की, राइट? स्टेट ऑफ नेचर एक तरीके से इनका एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल टाइप का सिचुएशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर, राइट? जब नेचर का स्टेट है वो जिसमें कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी आपके ऊपर नहीं होती है, ठीक है? तो उसमें नेचुरल इक्वालिटी है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, राइट? अगर कोई मस्कुलर है या किसी का दिमाग ज्यादा तेज शार्प है, वो सब जो है वो इनइक्वालिटी ज्यादा मैटर नहीं करती है। दिस इज व्हाट हॉब्स थिंक, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर एक केओस का सिचुएशन होता है, तो जहाँ कोई इंसान किसी को भी मार सकता है, राइट? इवन इफ समवन इज मच मस्कुलर, दो लोग मिलके किसी को मार सकते हैं, या फिर एक दिमाग इंसान है, उसका दिमाग बहुत चलता है, तो चार पांच लोग षड्यंत्र करके उसको मार सकते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट हॉब्स मीन व्हेन ही सेज देयर इज अ नेचुरल इक्वालिटी बिटवीन ऑल ह्यूमंस इन द स्टेट ऑफ नेचर, राइट? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ये सब बहुत डिटेल में पॉलिटिकल फिलोसफी के थिंकर्स पढ़ाएंगे तो पढ़ाया जाएगा। रूसो जो है, रूसो भी स्टेट ऑफ नेचर का सहारा लेते हैं अपनी थ्योरी को बिल्ड करने के लिए। ही ट्राइज टू डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन इनइक्वालिटीज एंड ट्राइज टू डिटरमाइन व्हिच काइंड ऑफ इनइक्वालिटी आर नेचुरल एंड नेचुरल। वो वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन इनइक्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, उनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी इनइक्वालिटीज जो है वो नेचुरल है और अननेचुरल है। वो बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी द क्रिएशन ऑफ लॉस एंड प्रॉपर्टी has corrupted natural norm and created new forms of inequality that are not accordance with natural. रूसो कॉल्स दिस अनजस्टिफाइबल अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। रूसो बोल रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी का जो गठन होता है उसमें लॉज और प्रॉपर्टीज हैं, उनने नेचुरल मैन को करप्ट कर दिया है, और न्यू फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो क्रिएट करी गई है वो नेचुरल लॉ
के खिलाफ है, वो अकॉर्डेंस में नहीं है इसके, एंड रूसो उनको अनजस्टिफाइबल अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज बता रहा है। तो रूसो बेसिकली इनइक्वालिटीज से बहुत नाखुश हैं और वो बात कर रहे हैं कि कुछ इनइक्वालिटीज जो है वो नेचुरल हैं, कुछ अननेचुरल है, और वो बोल रहे हैं कि अननेचुरल जो है वो लॉज ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से एग्जिस्ट वो आई हैं, तो उसको वो अनजस्टिफाइबल अनएक्सेप्टेबल बता रहे हैं। रूसो को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको मैं बस ऊपर ऊपर से बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब नोट डाउन करके। मार्क्स जो हैं इक्वालिटी को कैसे समझते हैं, राइट? एट वन लेवल मार्क्स व्यूज ऑन इक्वालिटी कैन बेस्ट डिस्कवर द क्रिटिक ऑफ लिबरल इक्वालिटी। लिबरल लोग इक्वालिटी को जिस तरीके से समझते हैं, वो एक वन लेवल पे मार्क्स जो है उसका एक क्रिटिक की तरह से समझ सकते हैं, और उनका जो पॉलेमिक है अ, जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी है, मतलब जो उस टाइम सोशलिस्ट जिस तरीके से इक्वालिटी को समझ रहे थे उसको भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मार्क्स डेरिडेस हिज कंटेम्परेरीज फॉर देयर इनेबिलिटी टू अकाउंट फॉर द मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, राइट? मार्क्स बोल रहे हैं कि जो सोशलिस्ट हैं उस टाइम के कंटेम्परेरी, वो मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं जब वो इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज कि कुछ कॉन्स जो हिस्ट्री है वो मटेरियलिस्ट के सेंस में कि वो हिस्ट्री जो है वो स्ट्रगल है फॉर मटेरियल थिंग्स, राइट? तो वो ध्यान में नहीं रख रहे हैं, और वो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक हिस्ट्री में पैदा होते हैं, वो इडियोलॉजिकली बाइंड हैं। वो जिस तरीके से लिबर्टी इक्वलिटी को समझाया जा रहा है वो सब उसका एक कनेक्शन कैपिटल लिबरलिज्म से है, तो उसको जब तक नहीं समझेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। तो मार्क्स उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना। मार्क्स को और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि क्या वो एग्जैक्टली कह रहे हैं, क्योंकि बीच में से ये लाइन उठा के फिर वो समझाना पूरा कॉन्टेक्स्ट आउट हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा-सा दिक्कत होगा, पर आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा व्हाट डू आई मीन बाय ऑल these terms, राइट? These concepts are hollow and bereft of substance unless accompanied by a communist visit. मार्क्स यही बोल रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब है वो हॉलो हैं, राइट? दे हैव नो सब्सटेंस अनलेस एक कम्युनिस्ट विजन नहीं होगा। दिस इज व्हाई मार्क्स कॉल्स फॉर ब्रिंगिंग अप द कम्युनिस्ट सोसाइटी, राइट? फिर एंड में आता है टॉकवेल, जो हमने पहले भी बोला था, डेमोक्रेसी इन अमेरिका करके जो किताब लिखे थे, तो वो बोल रहे हैं ये जो है वो मैं स्टेटमेंट डायरेक्ट उनका लेके आया हूँ, ये पूछा जा सकता है इसीलिए मैं बार बार स्टेटमेंट्स पे फोकस कर रहा हूँ, राइट? एरिस्टोक्रेटी लिंक्स एवरीबडी फ्रॉम पीजेंट टू किंग इन वन लॉन्ग चेंज, डेमोक्रेसी ब्रेक्स द चेन एंड फ्रीज इजीली। एरिस्टोक्रेसी जो है वो सबको एक चेन से लिंक करता है, एक बड़ा सा चेन है जिसमें पीजेंट लेके किंग सब लेके सब लोग एक चेन में, पर डेमोक्रेसी वो चेन को फ्री कर देता, चेन को ब्रेक कर देता है और सबको फ्री कर देता है, राइट? ही वांट्स द टेंडेंसी टू सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ इक्वालिटी एट द एक्सपेंस ऑफ लिबर्टी। और वो वार्न कर रहे हैं कि अगर सिर्फ इक्वालिटी को पे फोकस करेंगे, कि टेंडेंसी ये होती है कि हम सिर्फ इक्वालिटी को ही वैल्यू कर रहे हैं और इक्वालिटी की तरफ भाग रहे हैं, तो कई बार लिबर्टी जो है उसमें हार्म होती है। इज इक्विकल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल इक्वालिटी इन पॉलिटिकल। वो बोलते हैं कि ज्यादा अगर सोशल इक्वालिटी को रियलाइज करने की कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे तो कई बार हमारी पॉलिटिकल लाइफ या हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे खतरा हो सकता है, राइट? इस तरीके से टॉकवेल अपना एक समझ बना रहे हैं उस किताब में, डेमोक्रेसी इन अमेरिका में, राइट? फिर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई इक्वलाइज, राइट? इतना बड़ा जो इक्वालिटी का डिस्कोर्स खड़ा करा जा रहा है वो क्यों, मतलब what values do we associated with the concept of equality and why is equality so important? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, तो हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। Common argument frequently heard in the public sphere while defining the object of inequality reduction is of uniformity. ज्यादातर हम जो पब्लिक डिबेट में हम बात कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसीलिए हम इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो इट इज अ वैल्यूएबल स्टैंडर्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ फेयर प्रोसीजर्स। The uselessness of yardstick of uniformity, however, ceases to have moral significance in the distribution scale. तो ये बोल रहे हैं कि वैल्यूएबल स्टैंडर्ड जो है, मतलब जो यूनिफॉर्मिटी की बात होती है वो वैल्यूएबल स्टैंडर्ड फेयर प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो है, बट यही जो यूजफुलनेस है यूनिफॉर्मिटी की, वो एक मोरल सिग्निफिकेंस खो देती है अपना डिस्ट्रीब्यूशनल स्फीयर में। इसका मतलब ये है कि जैसे फेयर प्रोसीजर में कि मतलब सब यूनिफॉर्म
फॉलो होनी चाहिए कि कोई भी हो, किसी भी पोजीशन होल्ड कर रहा है, कितने पैसे वाला हो, कुछ भी हो, सब लोगों पे सेम लॉ अप्लाई होंगे। ठीक है, अगर आप क्राइम कर रहे हैं या कोई दूसरा क्राइम कर रहा है तो दोनों पर सेम स्टैंडर्ड लगेंगे, चाहे आप दोनों के इनकम में कोई भी डिफरेंस हो या किसी भी टाइप का प्रिविलेज आपके पास हो। ठीक है, पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशनल स्फीयर में अगर हम ये यार्डस्टिक लगाने की सबके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए, देन फिर उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वो दिक्कतें जो होंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको अभी इतना याद रखना है कि दिस इज मतलब जब अगर पब्लिक स्फीयर में बात चले कि यूनिफॉर्मिटी के लिए इक्वालिटी आनी चाहिए, तो आप उनको पलट के बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशनल स्फीयर में इसका दिक्कत है, फिर प्रोसीजर में ये चलना चाहिए। ठीक है। Second is equality achieves certain ends and by doing so arguments sorry, equality achieves certain ends and by doing so augments its moral appeal and its separate standing as an autonomous value. इक्वलिटी जो है वो सर्टेन एंड्स अचीव करता है, इसी वजह से उसका जो अपील मोरल अपील होता है या फिर उसकी एक सेपरेट स्टैंडिंग होती है, एक ऑटोनोमस वैल्यू, मतलब कि उसका जो एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो सर्टेन एंड्स को अचीव करता है, राइट, और वो उसकी मोरल अपील इसीलिए इतनी ज्यादा होती है। तो इक्वलिटी इज वैल्यूबल फॉर फुलफिलिंग 4 डिफरेंट एंड्स, तो 4 डिफरेंट एंड्स हैं वो इक्वलिटी फुलफिल करती है। तो to which it has an intrinsic connection. By intrinsic connection I mean natural or basic connection. तो 4 डिफरेंट एंड्स है, ये आपको देख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पूछ नहीं जाता पर एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए भाई। अगर आपको कोई पलट के बोलते हैं कि वाई इक्वलिटी इक्वलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप ये 4 बातें उनको बोल सकते हैं। फर्स्ट इज इक्वलिटी समटाइम्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बी फेयर। इक्वलिटी जो है वो इसीलिए चाहिए क्योंकि कई बार हमें फेयर होने के लिए, राइट, बट कोई आपको ये भी बोले कि बाय दिस फेयरनेस वी डोंट मीन इक्वलिटी ऑफ आउटकम, राइट। तो जैसे अगर कोई मार्क्स आपको मतलब मार्क नॉट मार्क्स बट मार्क्स, राइट, MARKS, राइट। तो अगर कोई बोले कि सबको बराबर मार्क्स आने चाहिए, सबने अलग अलग तरीके से लिखा है आंसर, अच्छी किसी ने अच्छी तरीके से लिखा है, किसी ने एवरेज तरीके से लिखा है, किसी ने बुरी तरीके से लिखा है, तो आप वो फेयरनेस की जब बात कर रहे हैं तो उसमें आप ये नहीं बोल रहे हैं कि सबको सेम मार्क्स आने चाहिए, राइट। तो वो आपके जो आंसर राइटिंग है, आपने जिस तरीके से लिखा है उस पे ही जज होना चाहिए, राइट। तो कई बार इक्वलिटी की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू बी फेयर, राइट। तो फेयरनेस एंड जस्टिस आर ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यूज्ड। तो इक्वलिटी इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव जस्टिस, राइट, इन ऑर्डर टू बी फेयर। तो सेकंड जो है वो है इक्वलिटी इज डिजायरेबल बिकॉज सम मेजर ऑफ इक्वलिटी इज नेसेसरी फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ इक्वलिटी होना चाहिए, राइट। अगर आप मान लीजिए कि एक इंसान है जो कि मजदूर है, राइट, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं और इनइक्वलिटी इतना ड्रास्टिक है कि अ, उसको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा है या फिर मतलब उसका जो सिचुएशन बहुत प्रिकैरियस है और बाकी लोगों का नहीं है, तो वो इतना थोड़ा इक्वलिटी होना चाहिए कि हमारी एक सेल्फ रेस्पेक्ट हो, राइट, कि मतलब एक जो वर्कर है उसका इतना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए कि उसको 2 वक्त का रोटी मिले, बाकी सारा उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए। होता है नहीं होता है दैट उस पे ज्यादा कमेंट मैं करना नहीं चाहूंगा, वो सब आप अपने आसपास देख सकते हैं। बट सम मेजर ऑफ इक्वलिटी वो जरूरी है वो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, राइट, कि हाउ डू यू परसीव योर सेल्फ एंड अदर्स परसीव, उसका जो गैप है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। इक्वलिटी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी डिजायरेबल है, कुछ इक्वलिटी तो होना ही चाहिए। थर्ड इज इक्वालिटी एंजॉयस अ ड्यूटी टू शो रेस्पेक्ट टू अदर्स। अगर आप इक्वली ट्रीट होते हैं तो आपको भी एक ड्यूटी होता है कि आपको दूसरों को रेस्पेक्ट करना है, आपको भी इक्वलिटी ट्रीट करना है। फोर्थ इज इक्वलिटी नेसेसरी टू फोस्टर फ्रेटर्निटी। जो इक्वलिटी है फोर्थ उसका आर्गुमेंट है कि वो कौन सा एंड अचीव करती है, दैट इज फॉस्टर करती है फ्रेटर्निटी, राइट। फ्रेटर्निटी इज बंधुत्व, राइट, हिंदी में कुछ ऐसी तरीके से इसको बोल लेते हैं। इक्वलिटी जो है वो फ्रेटर्निटी भी फॉस्टर करती है। अगर दो ग्रुप्स के बीच में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है तो दे विल नेवर कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड डिस्कस देयर इश्यूज और टू पार्टिसिपेट ऑन एन इक्वल टर्म्स किसी भी कॉमन एक्टिविटी में, राइट। तो फ्रेटर्निटी के लिए बहुत जरूरी है इक्वलिटी होना। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी इक्वलिटी के साथ साथ फ्रेटर्निटी पे भी जोर करा गया, राइट। तो अगर बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी तो फ्रेटर्निटी वाला गोल हम कभी अचीव कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो अब हम चालू करते हैं अ, हमारा बात जो है, एक सेकंड वेट अ सेकंड।
ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है और इसी से आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे आएंगे, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से देखिए। इक्वलिटी ऑफ व्हाट, जो इक्वलिटी इक्वलिटी हम बोल रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, वो हम किस चीज का इक्वलिटी मांग रहे हैं, राइट? तो वो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है। तो इस पैरा को आप पढ़िए तो आपको काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको अगर मैं पढ़ता हूँ उसके बाद भी आप कोशिश करिए कि एक बार इस पैरा को पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। When we attempt to apply the principle of equality between individuals, we must come to terms with what exactly we must be considered to equalize. वही रिपीटेड लाइन है कि जब हम अप्लाई करना चाहें प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी दो इंडिविजुअल के बीच में, तो हम को क्लियर होना चाहिए कि हम what do we want to equalize, right? First thing is the what of equality has a distributional aspect to it. We are chiefly talking about distributional equality. Although the final word on the debate on equality of what is yet to be said, sorry, ये हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, इसको पहले समझते हैं कि the what जो हम बोल रहे हैं कि क्या इक्वल होना चाहिए, राइट? इक्वलिटी so, तो वो उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट होता है जब हम डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वलिटी के बारे में बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुड्स, बेनिफिट, बर्डन्स, वो सब चीजें, ठीक है। Although the final word on the debate on equality of what is yet to be said, scholars generally identify three metrics. तीन मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करें, स्कॉलर्स पे कंसेंसस बना है कि तीन मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट इज वेलफेयर, सेकंड इज रिसोर्सेज, थर्ड इज कैपेबिलिटी, राइट? तो ये जो है हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बात कर रहे हैं, वेलफेयर, रिसोर्सेज या कैपेबिलिटी, राइट? बिसाइड्स द अबव देयर इज एन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी। एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन भी है इक्वालिटी का, वो कॉम्पिटिटर नहीं है ज्यादातर तरीके से अगर हम समझे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पर वो एक कॉम्प्लीमेंट है, राइट? वो ये समझा रहा है कि ये जो तीन मैट्रिक्स में हम इक्वालिटी को समझ रहे हैं वो इतना इजी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एक कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी करके जो है आइडिया वो भी हम पढ़ेंगे, राइट? फर्स्ट हम देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, व्हाट डू वी मीन बाय इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर? यूटिलिटेरियंस एंड जनरली आर्ग्यू दैट द प्रोजेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी अमाउंट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर। हु सपोर्ट्स इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, कौन जो लोग हैं, कौन से आइडियोलॉजीज वाले हैं, वो यूटिलिटेरियंस जो हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर को। तो वो बोलते हैं कि जो प्रोजेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलिटी के, हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर हो जाए, राइट? अ सोसाइटी दैट बिलीव्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग वेलफेयर equally will not worry about how much resources individual get, but whether or not these resources are instrumental in securing for each individual a level of satisfaction or happiness equal to everyone else. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी जो बिलीव करती है कि हमें जो वेलफेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करने चाहिए, वो ये वरी नहीं करते हैं कि कितना रिसोर्स एक इंडिविजुअल को मिलता है, बट वो ये उनके लिए मैटर होता है कि ये कंसर्न होता है कि जो रिसोर्सेज उनको दी जा रही है वो क्या हेल्पफुल हैं एक इंडिविजुअल के लिए, एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस को इक्वल करने में, राइट? वो सारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस है वो इक्वल है सबके लिए कि नहीं। चाहे आप सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस को प्लेजर के टर्म्स में समझ लीजिए और प्रेफरेंस के टर्म्स में समझ लीजिए। जो यूटिलिटेरियंस है वो बेसिकली जनरली जो Bentham है, Bentham is the founder of this tradition of utility, सॉरी यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन। तो वो प्लेजर के टर्म्स में देखते हैं, या फिर बाकी जो आगे लोग हैप्पीनेस को प्रेफरेंस फुलफिलमेंट के, आपकी इतना ये प्रेफरेंस है, ये फुलफिलमेंट तो आप हैप्पी हैं, ये नहीं है तो नहीं है, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें बोला अंडर सच ए स्कीम इट इज इंपेरेटिव दैट वी फुलफिल एवरीवन्स वेलफेयर इक्वली irrespective of the inequality entailed in the distribution of resources। अब इसमें एक दिक्कत ये आता है कि अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो उसमें ये दिक्कत आती है कि ये बात करें कि एवरीवन, सबका वेलफेयर सेम होना चाहिए, चाहे कितनी भी इनइक्वालिटीज हो जाएं इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में। वो दिक्कत ये है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि सबका यहाँ इशू है कि सबको इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर होना चाहिए, राइट? इट्स नॉट अबाउट द रिसोर्सेज, राइट? तो मान लीजिए कि किसी को बहुत एक्सपेंसिव कार्स का शौक है, ठीक है? तो उसको तो भाई कार चाहिए, और किसी को बाइसिकल से मतलब कम्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आता है, राइट? तो उन दोनों का जो अलग-अलग प्रेफ़रेंस है, राइट? किसी का कार का शौक है और किसी का बाइसिकल से भी काम चल जाएगा, तो उन दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ करेंगे, तो उन दोनों का जो कॉस्ट आएगा, वो कॉस्ट क्या, जो जिसको एक्सपेंसिव कार्स पसंद है, तो उसका कॉस्ट भी सोसाइटी देगा कि नहीं देगा?
तो ये एक बड़ा इशू बन जाता है अगर हम इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर को दिमाग में रखते हैं जब हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, सो नॉट रिसोर्सेज को जब हम हाँ, बेसिकली हम जब रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड एक और एग्जांपल है जो कि थोड़ा एक्सट्रीम है पर हम उसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक गैम्बलर है जो उसको गैम्बलिंग का बहुत शौक है बट कि उसको उसी चीज से प्रेफरेंस मिल रहा है और वो अपना पैसा डुबा देता है तो राइट, तो हु विल पे फॉर दीज टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये थोड़ा इसके साथ इश्यू होता है इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर के साथ। Demands to treat preferences equally can at times be morally worrisome and unsustainable, right? जो डिमांड्स हैं प्रेफरेंसेस की सारी डिमांड्स जो हैं उनको इक्वली ट्रीट करना कि मान लीजिए किसी को कार चाहिए, किसी को बाइसिकल चाहिए या किसी को गैम्बलिंग करना है या फिर किसी को पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, तो उन सबको ये क्या है इक्वल तरीके से अगर ट्रीट करते हैं जिस तरीके से यूटिलिटेरियन समझते हैं तो ये जो है वो वरीसम है मोरली भी और वो अनसस्टेनेबल है, राइट। दिस इज नॉट पॉसिबल हाउ वी विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। द आइडियल ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, लेट अस बी क्लियर, सर्टेनली डज नॉट प्रमोट द कॉज ऑफ फेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रेटर्निटी, राइट। हमने चार बताए थे कि कौन कौन से एंड्स हैं, व्हाई डू वी इक्वलाइज, राइट। उसमें था फेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रेटर्निटी। तो ये तीनों को ही फुलफिल नहीं कर रहा है, राइट। तो ये तो बड़ा दिक्कत है अगर वो चार एंड में से उनको प्रमोट नहीं कर रहा है तो देन देयर इज अ इशू, राइट। तो इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर इज इजी टू से कि दिस इज नॉट द वे, राइट, टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। सेकंड इज इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स। जब हम इक्वलिटी ऑफ व्हाट के बारे में तो आर वी कंसर्न अबाउट इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट, एंड इफ वी आर कंसर्न हाउ मच, राइट, टू व्हाट एक्सटेंट। तो जो थ्योरिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई करे जाते हैं रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म से। तो बेसिक एक ठीक, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं सॉरी, ओके, तो हम जो थ्योरिस्ट है इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज का जो आइडिया फ्लोट करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं वो जो हैं वो हैं जिसको मैं बोलता हूँ रिसोर्स इक्वालिटी, जिसको मैं नहीं समझ सकता, राजीव भार्गव आप बोल रहे हैं। रिसोर्स इक्वालिटेरियन जो हैं वो हैं जॉन रॉल्स, डोनाल्ड डॉर्किन, एरिक रेकोविस्की, राइट, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो जॉन रॉल्स जो हैं जो आपको जस्टिस में भी आप देखेंगे, रोनाल्ड डॉर्किन के बारे में बेसिकली इसमें बात करा जाएगा। एरिक रेकोविस्की के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं बट आप एक दिमाग में रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हु आर द थिंकर्स एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स इक्वालिटेरिज्म और हु सपोर्ट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, उसमें रॉल्स आएगा, डॉर्किन आएगा एंड एरिक रेकोविस्की आएगा, राइट। तो ये इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करें कि वेलफेयर नहीं, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज डॉर्किन मेंटेन्स, डॉर्किन जो कहते हैं होल्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ट्रीट्स पीपल एज इक्वल्स when it distributes the transfer that no such further transfer would leave their shares of the total resources more equal। तो रोनाल्ड डॉर्किन बात बोल रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि डिस्ट्रीब्यूशनल स्कीम जो है सारों लोगों को इक्वल ट्रीट करेगी कब, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर हम ट्रांसफर करें कि फर्दर ट्रांसफर जो होगा वो जो है जो टोटल रिसोर्सेज का जो शेयर मिलेगा एक इंसान को वो उससे ज्यादा इक्वल नहीं होना चाहिए। बेसिक बात ये है कि मान लीजिए कि हम जैसे दो लोग हैं वो केक को काट रहे हैं, राइट, और किसी एक इंसान ने केक काटा और दो लोगों को मिलता है, ठीक है। वो दो लोगों में से हम बोलते हैं कि आप मान लीजिए मैंने एक शेयर बोला कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, कोई ने बोला ये ले लेता हूँ, वो इक्वली मैनिफेस्टली ऐसा लग रहा है कि दोनों बराबर हैं, राइट। पर अगर कोई इंसान बोलता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा वाला शेयर लेना चाहूंगा, दैट मीन्स कि दैट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो इसी तरीके का बात डॉर्किन कर रहे हैं थोड़ा थ्योरेटिकल करके इसको कि होल्ड्स दैट अ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ट्रीट्स पीपल एज इक्वल्स when it distributes or transfers so that no further transfer would leave their shares of the total shares is more equal। कि कोई फर्दर ट्रांसफर अगर होता है और वो आपकी जो शेयर है आपका टोटल रिसोर्सेज में उसको अगर इक्वल बनाता है तो देन दिस इज नॉट, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है वो लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, राइट। बट वन नीड्स टू नो व्हेन प्रिसाइजली इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइकली टू बी अचीव। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज कब अचीव होता है, राइट। तो ये इसके लिए डॉर्किन
टू स्टेज प्रोसेस बताते हैं। फर्स्ट इज एम्बिशन सेंसिटिव ऑप्शन, सेकेंड इज इंश्योरेंस स्कीम, राइट। एम्बिशन सेंसिटिव से नाम से ही पता चल रहा है कि आपके जो भी एम्बिशन है उसको ध्यान में रखा जाए अगर वो ऑप्शन होता है, राइट। सेकेंड इज इंश्योरेंस स्कीम का भी ध्यान रखा जाए। तो ये पूरा जो इतना बोल रहे हैं रोनाल्ड डॉर्किन, इसको एक स्टोरी में, वो एक फिलोसॉफिकल स्टोरी से उसको समझाने की कोशिश, मतलब सॉरी फिक्शनल स्टोरी से एक फिलोसफी डराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं कुछ बेसिक बेसिक ये जो स्टोरी मैंने वर्ड लिखा है, दिस इज हियर, राइट। तो उसमें मैं कुछ टर्म्स दे दूं जिससे मुझे वो स्टोरी थोड़ा अलाइन रखती है एक फ्लो में। तो वो मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपको पता चल जाए कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं और किस तरीके की बात चल रही है। स्टोरी है कि मान लीजिए कि आप लोग सब एक शिप में बैठे और आप एक आइलैंड में चले जाते हैं जहाँ आप किसी को नहीं जानते हैं और आप वहां फंस जाते हैं, राइट। और आप सबके पास सेम नेचुरल टैलेंट है, आप लोगों के पास जो टैलेंट है वो लगभग सिमिलर है, राइट, सेम है। आपके पास कैमशेल्स वर्ड वो यूज करते हैं, इसको आप मनी लूजली समझ सकते हैं। आपके पास टोटल पैसा है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। तो जो है वो पैसा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास वो पैसा है, उस पैसे से आप कुछ रिसोर्सेज यूज करते हैं। कोई मान लीजिए कि वो आइलैंड पे किसी को अगर मिल्क का बिजनेस करना है तो वो कैटल खरीद लेता है, किसी को कुछ और करना है तो वो कुछ और कर लेता है। सब अपने अपने एम्बिशन को दिमाग में रखते हुए कुछ रिसोर्सेज ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है चूज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रेफरेंसेज अकॉर्डिंगली, राइट। अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप अपने रिसोर्सेज चूज कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद एक एनवी टेस्ट होगा, राइट। जैसे जो यहाँ बोला गया था कि फर्दर ट्रांसफर, राइट। एक एनवी टेस्ट होगा कि सब लोग देखेंगे कि भाई क्या सबको बराबर मिल गया, राइट। और वो एनवी टेस्ट में अगर सब लोग बोलते हैं कि भाई हम आपका रिसोर्स नहीं लेना चाहेंगे, आप दूसरे का नहीं लेना चाहेंगे, देन व्हिच मीन्स कि जो ट्रांसफर हुआ है वो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है उसमें सबको इक्वली ट्रीट करेगा। पर रियल वर्ल्ड में इस तरीके से कुछ नहीं होता ना। ये तो एक फिक्शनल स्टोरीज है कि बिल्कुल शुरू से एक समाज का जो गठन हुआ है उसमें एक आइलैंड है, सबके पास नेचुरल टैलेंट है, सब अपना अपना पैसा, सबको बराबर पैसा दिया जा रहा है और फिर उसमें आप अपना पैसा अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। पर रियल वर्ल्ड में से कुछ नहीं होता, राइट। पर इस स्टोरी से वो एक फिलोसफी ड्राइव कर रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में जो है एनवी टेस्ट सक्सीड होगा कि नहीं, राइट। तो विल द एनवी टेस्ट सक्सीड इफ वी अज्यूम दैट पीपल आर डिफरेंटली एंडाउड, राइट। तो अगर मान लीजिए कि मतलब रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता ना, सबके पास सेम नेचुरल टैलेंट है। पर ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए किसी को कैंसर है, हैंडीकैप है, अगर आपको सेम रिसोर्सेज दे भी दी जाती है, राइट। कि आपको किसी को कैंसर है, किसी को कोई हैंडीकैप्ड है, अगर आपको सेम रिसोर्सेज दी भी जाती हैं, बट द पॉइंट इज कि आपका कैंसर का ट्रीटमेंट कराने में आपको ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे and you will be at a disadvantage with the other person does not have a cancer or who does not have any uh, whose different resources will not be used for some different purpose, right। तो आप उस केस में उससे एडवांटेज जाएंगे अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, आपका आपकी जो नीड्स हैं वो थोड़ी ज्यादा हैं तो आपकी उससे ज्यादा यूज होंगी, राइट। तो उसमें बोलते हैं कि इस तरीके का एक आप डिजाइन करिए डिस्ट्रीब्यूशनल प्लान जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो ब्रूट लक को ये थोड़ा ध्यान में रखे, राइट, बिफोर गिविंग हर अ फेयर गो एट द एक्सचेंज, राइट। जब आप ऑक्शन के लिए जाए, राइट, जो एक तरीके से ऑक्शन ही है ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का, तो उसमें आपको एक ऐसा प्लान बनिए जो ब्रूट लक को ऑफसेट कर सके, राइट। जब हम मतलब ऑप्शन के लिए जाए, राइट, मान लीजिए अगर किसी को कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज जो है वो साइड में रख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूट होना है और हम उसमें से 5 रुपए पहले से निकाल दे रहे हैं क्योंकि कोई हैंडीकैप था ही, तो उसको वो रिसोर्सेज दी जाएंगी। बाकी 95 जो रुपीज हैं उसमें से देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली टू ऑल द पीपल, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बीइंग फेयर टू पीपल्स चॉइसेस, जो आपने एम्बिशन सेंसिटिव में कि आपने ये रिसोर्सेज जो है आपके पास जो पैसा है वो आप इस चीज में लगाएंगे, राइट। एंड टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर डिसएडवांटेजेस, राइट।
हमें वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जो उसके डिसएडवांटेज है, मतलब एक तरीके से नेचुरली डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आपको मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल दी कैंसर या हैंडीकैप, तो हमें एक बैलेंस को स्ट्राइक करना है बिटवीन बीइंग फेयर टू पीपल चॉइस एंड टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ डिसएडवांटेज, राइट? कि हम जो अ, मतलब अगर आपने जो रिसोर्स जो आपने जो चॉइसेस बनाई उसकी उसमें आपने रिसोर्सेज यूज करी, और आपकी एक और सबकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको कोई डिसएडवांटेज है नेचुरली, तो उसके लिए सब लोग कलेक्टिवली कंपेंसेट करें, तो एक बैलेंस बनाना, राइट? एक एग्जांपल मैं बाद में भी दूंगा, राइट? एन एम्बिशन सेंसिटिव ऑप्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड बाय एन इंश्योरेंस स्कीम दैट टेक केयर ऑफ नेचुरल एंड अनडिजर्व इनइक्वालिटी। तो एम्बिशन सेंसिटिव ऑप्शन है उसको बैलेंस करना पड़ेगा एक इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू जो नेचुरल या फिर अनडिजर्व इनइक्वालिटीज को अ, ध्यान में रखता है, राइट? तो कुछ टर्म्स हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, कभी-कभी एक एग्जांपल से भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट? तो ब्रूट लक जैसा टर्म यूज़ करा है, जैसे ब्रूट लक मतलब कि आप हार्ड लक है, अनलकी हैं आप, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, या फिर अनडिजर्व वो जो इनइक्वालिटी है वो आप डिजर्व नहीं करते हैं, राइट? और नेचुरल इनइक्वालिटी बेसिक बात ये है कि अगर आप जो चॉइसेस कर रहे हैं और वो चॉइसेस आपने गलत करी है, सही करी है, देन यू शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। ठीक है, वो नेगेटिवली रिवॉर्ड होगा, पॉजिटिवली होगा, वो आप देख सकते हैं। वो हो सकता है, और दूसरा जो है जो जिसमें मतलब आपका कंट्रोल नहीं है बेसिकली, राइट? उसमें आपकी गलती नहीं है, तो वो चीज़ें आपको उसके लिए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली लेंगे, और उसके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम बनेगा, राइट? वो साइड में ऑफसेट कर देगा टोटल रिसोर्सेज में से बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? हुँ। तो many theorists today differentiate between inequality arising from our choices। मैं जैसे बोला कि अपनी choices जो inequalities हैं, and जो inequalities हैं जो operating on the account of family or circumstances in which a person is born, right? कि वो जिस circumstances में पैदा होता है, it is the later which is a source of concern to advocates of equality in which they wish to minimize and eliminate। तो एक टर्म जो है वो लक इगैलिटेरिज्म भी यूज करा जाएगा। लक जो है वो सबका इक्वल तरीके से ट्रीट करा जाएगा, देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट, राइट? कि मान लीजिए कि आप गरीब पैदा होते हैं, ठीक है? तो दैट शुड नॉट डिसाइड कि आप जिंदगी में क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, ये होना तो नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि यू हैव नॉट डिसाइडेड कि आप गरीब पैदा होते हैं, राइट? तो वो जो इनइक्वालिटी है, और जो इनइक्वालिटी है जो आपकी खुद की चॉइसेस है, मान लीजिए कि आपको सबको बराबर टैलेंट दिया, आपको बराबर स्कूल अच्छे स्कूल में भेजा, एंड देन यू चूज अ स्ट्रीम विच इज नॉट ल्यूक्रेटिव, राइट? तो वो फिर आपका गलती है, राइट? पर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना ही चाहिए, राइट? फिर इस तरीके से डोनाल्ड डॉर्किन इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज वाले कॉन्सेप्ट को समझा रहे होते हैं, ठीक है? तो वो बेसिकली बता रहे हैं कि सिर्फ इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट लगता इजी है, पर उसमें एक इंश्योरेंस स्कीम का एक प्रोविजन होना चाहिए, राइट? कि जिसमें हम कलेक्टिवली सब कुछ किसी के नेचुरल या अनडिजर्विंग इनइक्वालिटीज हैं उसको साइड में रख के ध्यान में रखा जाए, राइट? देन वी हैव थर्ड थिंग्स। थर्ड हम लोग बोले थे कि इक्वलिटी ऑफ व्हाट में, कि इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज, राइट? अमर्त्य सेन जैसे राइटर हैं जो बोल रहे हैं कि in contrast to the resource approach, Amartya Sen proposes the notion of well-being understood in terms of function, right? अमर्त्य सेन बोल रहे हैं कि जो जिस तरीके से रिसोर्स अप्रोच होता है उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में वो सोचते हैं कि वेल बीइंग जो है, हमने जो वेल बीइंग हम जिस तरीके से समझते हैं, या फिर मतलब जो ऊपर इक्वलिटी वेलफेयर, वो हमें फंक्शंस के टर्म्स में समझना चाहिए, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, रीडिंग इज अ फंक्शन वाइटल टू लीडिंग अ वैल्यूएबल लाइफ। रीडिंग एक फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूएबल लाइफ जीने के लिए। हाउ सेन डज नॉट आर्ग्यू दैट सोशल पॉलिसी शुड बी कंसर्न विद फंक्शन। जो सेन बोल रहे हैं कि इन इनइक्वालिटीज कम करने के लिए जो सोशल पॉलिसी बनती हैं, दैट शुड नॉट बी कंसर्न विद फंक्शन, राइट? फंक्शंस पे फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए सोशल पॉलिसी अकॉर्डिंग टू सेन शुड इंस्टेड फोकस ऑन कैपेबिलिटी, राइट? कैपेबिलिटीज पे फोकस करी जाए। बहुत एक फेमस अप्रोच भी आता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया, तो अमर्त्य सेन आपके दिमाग में आना चाहिए। इनके साथ साथ मार्था न्यूज़बॉम भी एक राइटर हैं, वो आप दिमाग में रखिए। मार्ता नुसबम और अमर्त्य सेन 2 लोग उससे एसोसिएट होते हैं इक्वल कैपेबिलिटी अप्रोच से, राइट? तो सोशल पॉलिसी अमर्त्य सेन के हिसाब से शुड इंस्टेड फोकस ऑन कैपेबिलिटीज, राइट? रिसोर्सेज पे नहीं होना चाहिए, तो वो आपको फोकस करना चाहिए कैपेबिलिटीज पे सोशल पॉलिसी को, राइट?
कैपेबिलिटी इज द एबिलिटी टू अचीव सर्टेन सॉर्ट ऑफ फंक्शन, राइट। फंक्शन और कैपेबिलिटी में अंतर है, दिमाग में याद रखिए। वैसे ये क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं पूछते पर आप फिर भी दिमाग में रखिए कि कैपेबिलिटी जो है एबिलिटी है एक फंक्शन को अचीव करने के लिए। मान लीजिए कि रीडिंग एक फंक्शन है, उसको अचीव करने के लिए जो कैपेबिलिटी आपको लगी वो है लिटरेसी। देखिए एग्जाम्पल भी जो है, फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी इज अ कैपेबिलिटी while रीडिंग इज अ फंक्शन। सोशल पॉलिसी जो है वो उसको फोकस करना चाहिए कैपेबिलिटीज पे। और आगे जाके अमर्त्य सेन एक बात भी बोलते हैं कि सोशल पॉलिसी मस्ट बी अट्यून टू द फैक्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी है ह्यूमंस के बीच में, उसको थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए हम जब हम सोशल पॉलिसीज बनाए। तो क्योंकि इनइक्वालिटीज के बारे में हम इतना बात करें तो वी शुड हैव सम सोशल पॉलिसीज, राइट, कि कैसे हम उनको कम करें, राइट। नियरली टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटीज इज नॉट द सॉल्यूशन। कुछ सोशल पॉलिसी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, राइट। तो सिंपल माइंडेड अप्रोच जो है कि हम सिर्फ एक सिंपल माइंडेड अप्रोच है कि सबका इनकम इक्वल कर दीजिए टुवर्ड्स करेक्टिंग कॉम्प्लेक्स मोड्स ऑफ इनइक्वालिटी विल सिंपली नॉट डू, राइट। उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है कि हम सिर्फ सबका इनकम इक्वल कर दे, तो उससे नहीं होगा, राइट। मान लीजिए सबको पैसा भी दे दिया जाए, एक इलिटरेट इंसान को पैसा भी दे दिया जाए, बट ही डज नॉट हैज द कैपेबिलिटी टू रीड, राइट, तो फिर वहां भी तो दिक्कत है ना। उसका ग्रोथ सिर्फ पैसे से नहीं हो रहा है ना। पैसा इज सिग्निफिकेंट बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसका ग्रोथ उतना हो, राइट। लास्ट में हम बोले थे कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी वो बोलता है कि जो तीनों मैट्रिक्स यूज करे गए हैं, वेलफेयर, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, ये इतना आसान नहीं है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो वो माइकल वेल से मैं एक सेकंड ऊपर जाके देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से बात कर रहा था उसके बारे में। ठीक है, हम बात करें तो बिसाइड्स द above there is an alternative conception of equality that is less a competitor to distribution के more of a complement, right। ये complement करता है और ये समझाता है कि किस तरीके से क्या दिक्कत आता है अगर हम एक मेट्रिक को पकड़ के कोशिश करेंगे, ठीक है, इक्वलिटी को समझने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट लाइकली आप मानिए कि ये क्वेश्चन आएगा, पिछले साल भी आया था, एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है पर फिर भी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा, राइट। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी जो है इससे जो थिंकर एसोसिएट होते हैं माइकल वेल्जर हैं, ये कम्युनिटेरियन। ये थोड़ा और दिमाग में रखिए कि अगर आपको थिंकर्स पूछ रहे थे कि विच आर द कम्युनिटेरियन थिंकर्स, तो माइकल सेंडल जो है उनका नाम आएगा, विल किमिलिका का आएगा, पर साथ साथ माइकल वेल्जर का भी आएगा। तो आप याद रखिए कि वेल्जर जो है कम्युनिटेरियन थिंकर है, इनका सोच भी कुछ इस तरीके से ही होगा। आगे जाके हम वीडियोज में डिस्कस भी करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिटेरियन, राइट। सिंपल सिंपल से समझिए तो ये प्राइमेसी देती है सोसाइटी को ओवर द इंडिविजुअल। मानना है कि इंडिविजुअल जो है अपना पोटेंशियल या फिर इंडिविजुअल का जो समझ है वो सोसाइटी से बन रहा है, राइट। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता देते हैं। और इसमें कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है। कॉम्प्लेक्स तो हो गई होगा, तो हम कोशिश करते हैं, राइट, इसको समझने का। तो often in the quest to distribute goods, we harp more on the principles of distribution, less on what meaning we attribute to goods. ऑफन जब हम बात कर रहे होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हम ज्यादातर बात कर रहे होते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। लेस हम बात कर रहे होते हैं कि व्हाट मीनिंग वी एट्रीब्यूट टू गुड्स। जो गुड्स हैं उनसे हम क्या मीनिंग एसोसिएट करते हैं, राइट, वो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे होते हैं। वेल्जर आर्ग्यू दैट पीपल कंसीव ऑफ एंड क्रिएट गुड्स विच दे देन डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्व्स। वेल्जर बोलते हैं कि पीपल गुड्स को समझते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, या फिर उनको क्रिएट भी करते हैं कई बार, फिर दे देन डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्व्स, फिर वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाय दिस गुड्स, यहाँ जो गुड्स है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक टर्म्स में यूज नहीं हो रहा है, उसके थोड़े और पहलू हैं, राइट। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शिफ्ट आवर अटेंशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू द कॉन्सेप्शन क्रिएशन ऑफ गुड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो बोल रही कि हमें अपना अटेंशन है वो शिफ्ट करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन को से लेके कॉन्सेप्शन या क्रिएशन ऑफ गुड्स पे। गुड्स को कैसे देखा जाता है, मतलब परसीव करा जाता है, और कैसे वो क्रिएट की जाती है। वी गिव मीनिंग टू गुड्स विच डिटरमाइन देयर सोशल वैल्यू। हम ही लोग हैं वो गुड्स को मीनिंग देते हैं, देन उसका एक सोशल वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं, राइट। द सेम गुड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। तो सेम गुड्स उनका डिफरेंट मीनिंग्स होता है डिफरेंट सोसाइटीज में, and there is no single set of basic goods which could be universally conceived and given the same value। जो कोई भी सिंगल सेट ऑफ बेसिक गुड्स नहीं है जिनको यूनिवर्सली हम एक ही तरीके से परसीव करें और उनका सेम वैल्यू है। डिफरेंट सोसाइटी में उनका डिफरेंट वैल्यू होता है। आगे जाके रोल्स हम पढ़ेंगे तो रोल्स को भी क्रिटिक करेंगे
माइकल वेल्थर, तो उसमें भी कुछ तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, राइट? What, however, is typical to the understanding of how goods ought to be distributed is that when meanings given to goods are distinct, distribution must be autonomous. वो बोल रहे हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि गुड्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, वो अ, काफी हद तक इस पे डिपेंड करती है कि जो मीनिंग हम अटैच कर रहे हैं गुड्स में, वो डिफरेंट है, और देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑटोनॉमस होना चाहिए, राइट? एवरी सेट ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव स्फीयर। जो स्फीयर है हर सेट ऑफ गुड्स का वो अलग है, और उसमें सर्टेन क्राइटेरिया जो है डिस्ट्रीब्यूशन के वो ही एप्रोप्रिएट हैं, बाकी नहीं लगते। तो वे अंदर कहीं ना कहीं स्पीयर्स ऑफ जस्टिस जो है वो स्पीयर्स ऑफ इक्वालिटी जो है वो स्पीयर्स ऑफ सोशल लाइफ डिफरेंट हैं, उसका अलग स्पीयर है। इसी वजह से वो डिफरेंट क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके क्राइटेरिया अलग होते हैं। एक ही क्राइटेरिया को आप सब में लगाएंगे तो आप मसले में आएंगे, राइट? और दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम माइकल वेल्डर फाइंड्स इन दीज थ्री मैट्रिक्स, राइट? जो वेलफेयर है, इक्वालिटी, रिसोर्स, वो एक ही तरीके का जो सोच है वो सब में लगा रहे हैं। एक ही क्राइटेरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? वेल्सर मेंटेन दैट there is no reason to expect that the same distributive standards must prevail in different spheres of social life. Social life के different spheres हैं, उसमें सब में सेम प्रिंसिपल नहीं लग सकता, सेम स्टैंडर्ड नहीं लगेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप समझिए, वेल्दर एग्जांपल देते हैं कि रिसोर्सेज विद इन द फैमिली आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेजेस, राइट? जो रिसोर्सेज हैं फैमिली में वो वेजेस की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं, राइट? कि वेजेस आपको बराबर मिलेंगे, आपने जितना काम करा उतना ही वेजेस मिलेगा। कई बार आप फैमिलीज में देखेंगे, फैमिलीज का ढांचा इस तरीके से बना होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा अपने फैमिली में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है? तो उसके बावजूद भी आपको रिसोर्सेज मिल रहा होता है ना, आपको कोई ऐसे नहीं बोल रहे थे कि आपने इतना काम, आप घर में मदद नहीं करते हैं या आप इनकम के थ्रू कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, राइट? क्या आपको कम खाने मिलेगा? तो ये तो नहीं होगा ना। तो वो इस तरीके से माइकल वेल्डर समझा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं विद इन ईच स्फीयर देयर माइट बी इनइक्वालिटीज एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। माइकल वेल्डर बोल रहे हैं कि हर स्फीयर में हो सकता है इनइक्वालिटीज हैं, और उसके साथ कुछ गलत भी ना हो। What is not acceptable, however, is when people who enjoy certain preeminence in one space are disproportionately rewarded in the economic sphere. Right? वो बोल रहे हैं कि acceptable ये नहीं है कि कोई एक स्पीयर में मतलब प्रीएमिनेंट है, ठीक है? वो दूसरे स्पीयर में भी प्रीएमिनेंट हो, या फिर उसको डिस्प्रोपोर्शनेटली रिवार्ड करा जाए। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, राइट? बट दैट डजंट मीन कि आपको एकेडमिक्स में ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाएँ उसके लिए। तो वो थोड़ा मतलब एक क्रूड एग्ज़ाम्पल है, पर वो समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो इन फॉर्मल टर्म्स दिस इज़ व्हाट द डेफिनिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, राइट? तो वो बोल रहे हैं कि इन फॉर्मल टर्म्स कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी मीन्स दैट नो सिटीज़न standing in one sphere or with regard to one social good can be undercut by his standing in another sphere with regard to some other good। वो बोल रहे हैं कि एक सिटीजन है जिसकी स्टैंडिंग है एक स्पीयर में विद रिगार्ड टू वन सोशल गुड है, वो कैन बी अंडर कट, वो कट हो सकता है, राइट? कि दूसरे स्पीयर में विद रिगार्ड टू सम अदर गुड्स। तो वो इस तरीके से बात करें कि स्पीयर अलग हैं, उस स्पीयर में एक स्पीयर में आप मतलब बहुत अच्छे हैं, दैट डजंट मीन कि दूसरे स्पीयर में भी आपको उसका फायदा मिलना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट ही मीन्स। कि आप बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं तो आपको पॉलिटिक्स में भी एक एडेड एडवांटेज मिलना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट? तो ओके, ये खत्म करते हैं पहले। इन कॉन्ट्रास्ट टू द एब्स्ट्रक्शंस ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी एंड पर्सनहुड दैट characterizes the three conception we discussed about Wilder's focus attention on the social meaning of goods and the plurality of sphere of interest। जो जिस तरीके से जो हम तीन पढ़े थे मैट्रिक्स ऑफ इक्वालिटी, उसमें जिस तरीके से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्सनहुड के बारे में बात हो रहा था, उसके कॉन्ट्रास्ट में जो वेल्जर हैं वो सोशल मीनिंग पे बात कर रहे हैं गुड्स की, कि गुड्स का एक सोशल मीनिंग है। वो मीनिंग सोसाइटी ही प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? गुड्स अपने आप में कितना वैल्यू रखेंगे वो सोसाइटी डिसाइड कर रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसा गुड हो जिसको अमेरिका में
बहुत ज़्यादा सोशल वैल्यू हो पर इंडिया में ना हो, राइट? तो वो सोसाइटी से सोसाइटी डिफर कर सकता है, राइट? तो इसीलिए उसके मीनिंग्स जो है वो सोशली क्रिएटेड है, राइट? और वो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट सोसाइटीज। एंड द प्लूरलिटी ऑफ स्पीयर्स ऑफ जस्टिस के बारे में बात करें, दिस इज व्हाई मेरे मुंह से वो निकला था, मैं स्पीयर्स ऑफ जस्टिस के बारे में बात करें कि डिफरेंट स्पीयर्स के डिफरेंट क्राइटेरिया होंगे, राइट? बिफोर ending this slide, let me again tell you about our बैच। तो थोड़ा सा मैं बैच के बारे में आपको बता देता हूँ। ये हमारा सेकंड डेमो क्लास है। तो आपको इस बैच का सारा इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपको दे देता हूँ कि 10th मार्च से हम बैच स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ वीडियोस अभी हम डेमो है वो यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, हम कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ लोग और हमें ज्वाइन करें। की फीचर्स जो हैं बैच के वो बेसिकली ये हैं। 10th मार्च से स्टार्ट हो गया है जब और की फीचर्स में फर्स्ट रेगुलर इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी। ड्रीम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। और रिकॉर्डिंग्स आपको एक्सेस होंगी जब तक एग्जाम नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका एग्जाम थोड़ा बढ़ता है उसका डेट, तो आपको तब तक आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेंगी। डाउट क्लासेस होगा, मॉक टेस्ट होंगे, बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस होगा, कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस भी मिलेंगी, पीडीएफ मिल जाएगा, 75 डेज का कुछ ड्यूरेशन रहेगा। पर आपको लाइव रिकॉर्डिंग्स, वो सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको लाइव क्लासेस की, अगर एग्जाम का डेट बढ़ता है, ठीक। व्हाट्सएप डाउट भी मिलेगा आपको, पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? ये नंबर है 7906647760। और फैकल्टी रहने वाली है, एक तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, सौमदत्त पढ़ेंगे। सौमदत्त जो है वो बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, हमारे साथ में भी पढ़े हैं, अभी पीएचडी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मास्टर्स जेएनयू में हमारे साथ ही करे हैं। मैं खुद पीएचडी स्कॉलर हूँ, डीयू में पढ़ा हूँ, जेएनयू में पढ़ा हूँ मास्टर्स के लिए। और साथ साथ में जेआरएफ क्वालिफाइड भी हूँ। तो ये थोड़ा बैच का इन्फॉर्मेशन हुआ, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस तरीके का पोर्टल रहने वाला है, तो आप ये देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोग नर्वस होते हैं तो वो पोर्टल का यूज़ करें, बार-बार उस पे आप कुछ मॉक देते रहेंगे तो आपको एक आइडिया लगा वगैरह, ठीक है। पार्ट नोट्स जो हैं सौमदत्त पे मिल जाएँगे आपको, सौमदत्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और पार्ट ए जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। पार्ट ए जो है वो जो 25 क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटिकल साइंस के नहीं होते हैं, उसके लिए आपको एक उनका टीम है, उसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, राइट? बैच जो है फिर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, वो आपको अप्रोक्सीमेटली 4000 मिल में मिलेगा। और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल ऑलरेडी है। टेलीग्राम ग्रुप का भी, व्हाट्सएप आप क्वेरी कर सकते हैं, नंबर रिमेन्स द सेम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, ये इन्फॉर्मेशन है आपको। और ये डेमो वीडियो से आपको एक आइडिया तो लग गई किस तरीके का आपको पढ़ाया जाएगा। एंड दिस इज अवर लास्ट स्लाइड, तो हम इस पे बात करते हैं। हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, राइट? अब ये इतना सा बात तो हो गया, इक्वालिटी को समझ लिया है और ये सब हुआ, तो हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, राइट? तो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, किस तरीके की पॉलिसीज बननी चाहिए, वो सब ठीक है। तो बेसिकली टू टाइप की इक्वल तरीके यूज कर सकते हैं। एक है कि फर्स्ट तो हमें फॉर्मल इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना। फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि हमें एंड करना है फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस। कि किसी कई जैसे यूएसए में था, राइट, रेशियल लॉज हुआ करते थे। इंडिया में इंडिपेंडेंस से नॉट इंडिपेंडेंस से पहले कुछ कास्ट बेस्ड, मतलब एंशिएंट टाइम में कुछ रहा है कि लॉज जो हैं वो इस तरीके से कास्ट बेस्ड रहते थे या फिर जेंडर बेस्ड रहते थे या फिर क्लास बेस्ड रहते थे। तो वो पहले फॉर्मली हम उनको एंड कर दें कि फॉर्मल जस्ट ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय कस्टम्स, जैसे मैं बोला कि कस्टम्स एंड लीगल सिस्टम that prohibited some sections from enjoying certain kinds of opportunities and rewards.
मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू एंट्रेंच फॉर्मल इक्वलिटी थ्रू लॉज, लॉज के थ्रू मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो यूज चाहते हैं कि फॉर्मल इक्वलिटी एंट्रेंच हो उसकी, और जो पॉलिसीज होती हैं उससे वो सब्सटेंटिव इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। सब्सटेंटिव इक्वलिटी मीन्स फॉर्मल इक्वलिटीज की सबको सेम तरीके से लॉ ट्रीट करेगा, सब्सटेंटिव इक्वलिटीज की डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगा और रिवॉर्ड मिलेंगे उनका डिफरेंट चीजों को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड इज इक्वलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट से भी इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे एंजॉय इक्वल राइट्स। कई बार जरूरी हो जाता है कि हमें पीपल को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए ताकि वो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो इक्वल राइट्स एंजॉय कर सके। सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन पीपल मे हैव टू बी कंसीडर्ड फॉर दिस पर्पस। वो कौन से डिफरेंसेस हैं जिसमें हम लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, तो वो हमें थोड़ा ध्यान में देना पड़ता है। वो हमेशा कंटेस्ट का एक इशू रहता है कि कौन से डिफरेंसेस हैं कौन से नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिसपे लगभग सब एग्री कर जाएंगे, वो है कि मान लीजिए कि पब्लिक स्पेसेस में डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, या फिर जो फॉर्मली पहले उनको डिसेबल्ड बोलते थे, उनका एक डिमांड है कि हमें स्पेशल रैम्स चाहिए, राइट? तो उनका जो है, then we are deviating from the principle of equal फॉर्मल इक्वालिटी, राइट? उनका एक स्पेशल डिमांड आ रहा है, उनको जैसे एंजॉय उनका राइट टू मूवमेंट, फ्रीली मूव इन पब्लिक स्पेसेस, वो है वो हिंडर हो रहा है, क्योंकि वो अगर उनको इक्वली ट्रीट करा जाएगा तो